Hi. Oh. Hi. Can you hear me? Can you see me? Hi. Oh. Hi. Can you hear me? Can you see me? Hi. Oh. Hi. Can you hear me? Can you see me? Okay, I can hear myself and see myself. Hi, I'm Ritu Ratewal and this is a batch for 2022-2023 के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए ये बैच है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बायोलॉजी मैं इस बोर्ड पर उतार सकूँ कि बहुत आसान तरीके से तुमको सब कुछ समझ में आ जाए। एटलीस्ट जो नीट का सिलेबस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उसमें से 50% तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाए कि तुम्हें ये ना लगे कि यार नीट तो बहुत बड़ा हुआ है। अगर आप और जल्दी शुरू करना चाहते हैं प्रेपरेशन तो और जल्दी शुरू करो, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी ऐसा नहीं है कि कोई 10th का बच्चा नहीं समझ सकता या कोई 9th का बच्चा नहीं समझ सकता। आप सब कुछ समझ सकते हैं। अगर आप 9th से भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू ज्वाइन माई क्लासेस। 10th से, 11th से, 12th से, वो तो है ही है। ठीक है, चलो शुरू करें। हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्लास स्टार्ट अभी अभी हुई है। मैं सैटरडे संडे को इसलिए क्लास नहीं लिया था यार, मेरे ना बैक में बहुत जब मैं फ्राइडे को क्लास ले रही थी तो मैं उससे पहले, मैंने तुम्हें बताया था, ऐसे थोड़ा सोची थी कि थोड़ा सा थोड़ा एक्टिवेटेड फील करूँगी तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मैं वो करने लगी तो मेरी बैक में आ गया झटका। तो सैटरडे संडे में पूरा बेड पे पड़ी हुई थी एंड डॉक्टर ये कह रहा है कि जितना इसको रेस्ट दोगे उतनी जल्दी ठीक होगी। कुछ नहीं है, मसल हल्का सा खींचा है। तो अभी भी मैं सीधा तो नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, बट अभी मुझे लगता है कि मैं आधा पौना घंटा की क्लास ले पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि तुम लोगों से मिलती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। अगर घर में चुपचाप रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ तो अच्छा सा नहीं लगता, दिन अच्छा सा नहीं जाता। तो मैंने सोचा मैं तुम लोगों से मिल लूँ, बात कर लूँ। आओ शुरू करते हैं। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जिसको कहते हैं। कुछ पार्ट इसका मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, सूसू बनता कैसे है, उसके स्टेप्स, 3 स्टेप हैं सूसू बनने में। तो वो 3 स्टेप मैं तुम लोगों को आज समझाऊंगी। आ जाओ बच्चों, पढ़ना शुरू कर लेते हैं। अच्छा, अनअकैडमी प्लस का बेटा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यदि आप मेरे साथ पूरा साल पढ़ना चाहते हो। प्लस आप टेस्ट्स के साथ, प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, तो अभी मैं नोट्स अपने पूरे कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। तो जो भी नोट्स वगैरह होंगे अगर आप प्लस पर आते हैं तो आपको वो मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो पेड सब्सक्रिप्शन है और उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप करके एक ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होती है। फिर उसमें आपको नीट के सेक्शन में जाके, नीट यूजी के सेक्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना होता है। फिर आपको समय ढूंढना होता है कि आप कितने समय के लिए ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो कम समय का सस्ता होगा, ज़्यादा समय का महंगा होगा, लेकिन अगर आप पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा समय वाला सस्ता पड़ेगा आपको। 24 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन है, 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन है। तो यदि आप बच्चे हैं अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, 12वीं वाले को नहीं, 9वीं 10वीं और 11वीं में है तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे। यदि आप 12वीं में तो हैं तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेते हुए नीचे यहाँ पे जगह आएगी, वहाँ पे कोड डालेंगे RITU। ये कोड डालने से आपको 10% ऑफ हो जाएगा आपकी फ़ीस में। तो आप लोग ये कोड डालना मत भूलिएगा। 2021 वाले बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, रैंकर्स टेस्ट सीरीज़, इसको आप आई होप दे रहे हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हर हफ्ते 3 टेस्ट होंगे सुबह 10 बजे। हालांकि मुझे पता है मेरी क्लास भी 10 बजे होती है, कोई बात नहीं, क्लास तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन ये टेस्ट देंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज तुम्हें सिखाती हूँ सूसू कैसे बनता है। ये पहले वाले नोट्स हैं, हालांकि मैंने ये नोट्स अभी दिए नहीं है आपको। मैं ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने, ये मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगी। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि सूसू बनता है किडनीज में। किडनी इज द ऑर्गन which is responsible for urine formation. Then
किडनी में ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं which are called medullary pyramids. You know this, medullary pyramids, and this upper portion is called cortex. Right. अब सूसू मेडुलरी पिरामिड्स में से बन बनकर टपकता है ऐसे. दैट मीन्स कॉर्टेक्स और मेडुलरी पिरामिड में सूसू बन रहा है और वो मेडुलरी पिरामिड की टिप से ऐसे टपक रहा है नीचे, जिसको कैच करने के लिए हमारे पास ट्यूब्स हैं. देयर आर ट्यूब्स टू कैच दिस सूसू, है ना. दीज ट्यूब्स आपको नाम पता है, माइनर कैलिक्स बोलते हैं. देन दीज माइनर कैलिक्स दे फॉर्म मेजर कैलिक्स एंड देन पेल्विस एंड देन आउटसाइड टू यूरेटर. ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, सो अभी मैं इसमें डिटेल में बात नहीं कर रही आपसे. अब सूसू बनाने के लिए किडनी के पास फैक्ट्रीज होती हैं. एक किडनी के पास 10 लाख फैक्ट्रीज होती हैं. फैक्ट्री का नाम होता है नेफ्रॉन. तो ये रहा नेफ्रॉन. कुछ कॉर्टेक्स में पड़ा होता है नेफ्रॉन, कुछ मेड्यूला में पड़ा होता है ऐसा. तो ये तो मैंने एक नेफ्रॉन बनाया है, ऐसा 10 लाख नेफ्रॉन पड़ा हुआ है. ठीक है जी. तो नेफ्रॉन के अंदर 3 स्टेप्स मिलेंगे आपको सूसू बनाने के लिए. दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. मैं आपको 3 स्टेप लिखा देती हूँ पहले. द 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आर, फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसको लिखेंगे कॉपी में. लिख लो, मर मत जाओ लिखते हुए, ठीक है. ऐसे नहीं सोचो कि ये कैसे लर्न होंगे मैम, जब समझ में आएगा तो लर्न भी होंगे. सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन. एंड थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन. डिटेल में इनके बारे में आज हम बात करेंगे, but I guarantee you at the end of this chapter at the end of this class आपको तीनों steps समझ में आ जाएंगे. First step is glomerular filtration, second step is tubular reabsorption, third step is tubular secretion. Okay, let's go to the first step, glomerular filtration. अब जैसे कि तुम्हें पता है नेफ्रॉन में सबसे जो टॉप पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल. ये नोट हो गया था, ये नोट हो गया है, बताओ बच्चों, नोट हो गया है. पनिशर 2021 बेटा प्लस की क्लासेस का शेड्यूल आज डिसाइड होगा. अनअकैडमी टीम के साथ मैं बैठूंगी बेटा, शेड्यूल डिसाइड होगा, फिर आपकी क्लासेस लॉन्च होंगी. ठीक है, अब बात सुनो मेरी. देखो, तुम्हें पता है ये बाउमेन्स कैप्सूल है, इसके नीचे जो ट्यूब यहाँ पे मुड़ती है इसको पीसीटी बोलते हैं, है ना. अब ये तो मैं 10 बार बता चुकी हूँ. ये लूप ऑफ हेनले है और ये जो मुड़ा हुआ है ये डीसीटी है. ठीक है, दिस इज बाउमेन्स कैप्सूल. अब देखो यार, सबसे पहले ब्लड आएगा बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर, और ब्लड में कुछ ऐसा पदार्थ है जो ब्लड में रहना डिजर्व नहीं करता, जैसे कि यूरिया, जैसे कि कुछ गंदे गंदे आयंस. ठीक है, तो बाउमेन्स कैप्सूल उन गंदी चीज़ों को ब्लड में से खींच लेगा. पहला स्टेप यही है यूरिन फॉर्मेशन का, ब्लड में से गंदी चीज़ें खींच लेना. और गंदी चीज़ों के साथ गलती से कुछ अच्छी चीज़ें भी खींची जाती हैं. इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्या है ये? सिंपल. यहाँ से ब्लड वेसल आती है, एफरेंट आर्टीरियल आती है, एफरेंट आर्टीरियल से यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनता है, यानी कैपिलरीज का गुच्छा बनता है.
एंड देन ये कैपिलरीज का गुच्छा फिर से आर्टीरियोल में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। अभी तक जितने बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये पता है कि दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस इज इफ्रंट आर्टीरियोल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस में से कुछ चीजें फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगी। ये पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, यूरिया आएगा, वाटर आएगा, कुछ आयंस आएंगे। बेटा कभी भी ब्लड सेल्स नहीं आएंगे, ना आरबीसी आएगा, ना डब्ल्यूबीसी आएगा, ना प्लेटलेट आएगा, ना प्रोटीन आएंगे। देखो ब्लड के दो पार्ट हैं, एक तो सेल्स, एक प्लाज्मा। तो सेल्स तो आएंगे ही आएंगे नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा, आरबीसी नहीं आएगा, प्लेटलेट नहीं आएगा। प्लाज्मा के ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे लेकिन प्रोटीन नहीं आएंगे। प्रोटीन क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, निकल नहीं पाते, यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, यूरिया, कुछ और वेस्ट मटेरियल भी होगा, क्रिएटिन होगा, सिखाऊंगी अभी, देन वाटर होगा, आयंस होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब तुम्हें पता है ये इफ्रंट आर्टीरियोल इधर जाके इट फॉर्म्स अनदर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज लाइक दिस, अनदर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बना लेता है। दिस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड, आगे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, वेट, these are another group of capillaries. These capillaries are called peritubular capillaries. जिनको नहीं पता वो लिख लो। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब देखो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी आ जाती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, जो स्टेप नंबर 1 है, जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन गलती से नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड है, इसमें आ गई। इस फ्लूइड को बोलते हैं फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ट्यूब्यूल में है ना, जो चीज ट्यूब्यूल में है वो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट होगी। ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्यों, क्योंकि अभी ये फिल्टर होके आया है, यहाँ से फिल्टर होके आया है। ठीक है, और ट्यूब में आया है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। तो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में कुछ अच्छी चीजें भी चली जाएंगी। ठीक है, देर आर सम गुड थिंग्स विच विल कम इनटू ट्यूबुलर फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज। ठीक है, प्लस वाटर। आपको पता है एक दिन में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, कितना पानी निकाल लेता है जो ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल? 180 लीटर पानी निकाल लेता है बेटा, 180 लीटर पानी। 180 लीटर तो बॉडी में भी नहीं है मैडम, बोलोगे मैडम 5 लीटर तो ब्लड है। एक बार में निकालता है ना, पूरे दिन में धीरे 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 करके निकालता रहता है, वही ब्लड वापस आता रहता है, फिर उसमें से निकाल लेता है। और यूरिन कितना बनता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनता है एक दिन में, पर डे में कितना बनता है, 180 लीटर। और सूसू कितना बनता है इसमें से, 1.5 लीटर। तो बेटा ये जो इतना पानी निकला है सारा का सारा तो सूसू नहीं बन रहा। तो दैट मीन्स इसमें से बहुत सारा लिक्विड है जो कि वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है ना। यहाँ पे सेल्स है, सेल्स है यहाँ पे, पूरी की पूरी बोमेन्स कैप्सूल, ये जो वो है क्या कहते हैं ट्यूब है और बोमेन्स कैप्सूल है, सेल्स से बना हुआ है। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, ये कहते हैं कि यार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि एक्स्ट्रा पानी, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, यार ग्लूकोज इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बॉडी के लिए, जितनी तुम चीज़ें खाते हो ग्लूकोज लेने के लिए तो खाते हो मोस्टली। ये जो घर में दिन भर काम करते घूम रहे हो, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगी, क्यों बेटा, ताकि पैसा आए। पैसे से क्या करोगे, खाना ही तो खरीदोगे। तो तुम ग्लूकोज को सूसू में कैसे बहा सकते हो यार, नहीं बहा सकते ना। तो ये ग्लूकोज इन सेल्स के थ्रू वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। तो जितनी भी यूजफुल चीजें हैं यहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में। तो अभी ब्लड से ही निकाली थी
और ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो रही हैं, सारी नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। दिस इज योर सेकेंड स्टेप कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई वी कॉल इट द रीएब्जॉर्प्शन, बिकॉज अभी अभी आपने निकाला था, अब आप दोबारा से एब्जॉर्ब कर रहे हो ब्लड में, सो दिस इज रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। जब हम सिर्फ टर्म एब्जॉर्प्शन बोलते हैं तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन बेटा? जब डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब यहां से ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होती है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज आता है ना, खाने में ग्लूकोज आता है, आपने ये एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में, देन यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं, आपने एब्जॉर्ब कर लिया, देन यहाँ पे ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ये आपने एब्जॉर्ब कर लिया। सो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चीज पहली बार ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कोई चीज पहली बार ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही हो, तब इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम इस सिनेरियो की बात करें कि एक बार हमने कोई ब्लड से चीज ली, फिर वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, विच इज द सेकंड स्टेप, इट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। और क्योंकि ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। डू यू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यू अंडरस्टैंड? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन समझ में आ गया, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन देखो क्या होता है। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन? इधर आओ। कभी कभी क्या, हमेशा ही कुछ गंदी चीजें भी ब्लड में रह जाती हैं। देयर आर सम बैड थिंग्स जो कि ब्लड को सूसू में डालनी थी लेकिन भूल गए, ये बैड थिंग है। ठीक है, यहाँ पे निकालना भूल गए, यहीं पे निकल जानी थी। जैसे कि H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस आर वेरी बैड फॉर द बॉडी बिकॉज ये pH बढ़ाती हैं बॉडी का। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयंस जो गलती से यहाँ चले गए, जो यहीं पर एब्जॉर्ब होने थे, अब क्या कहेगा, ये सेल्स इनको पकड़ पकड़ के खींच लेंगे। ये जो सेल्स यहाँ पे कहेंगे इधर आओ। ठीक है, जैसे कि K पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये गंदे गंदे आयंस ये सिक्रीट हो जाएंगे बेटा इस ट्यूब में। सो दिस इज द थर्ड स्टेप कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। नाउ आई एम गोइंग टू सम इट अप। मैं दोबारा से इसकी समरी दे रही हूं, हाँ देखते हैं। इमेजिन करो ये एक गंदा नाला है। ठीक है, ये एक गंदा नाला है, ये जो ट्यूब है ये गंदा नाला है, तो गंदे नाले में तो हम गंद ही फेंकेंगे। तो जो पहला स्टेप है, और देखो यहाँ पे इसके एंड में, यहाँ पे नेफ्रॉन खत्म होता है, तो यहाँ पे ये एक और ट्यूब में अपना लिक्विड डालता है। यहाँ पे गंदा नाला और एक बड़े गंदे नाले में अपना लिक्विड डालता है। इस बड़े वाले को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। फिर कलेक्टिंग डक्ट से जो लिक्विड निकलेगा ना, अल्टीमेटली यहाँ पे भी चेंज होता है ये लिक्विड, इसको यूरिन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो अब इमेजिन करो ये एक गंदा नाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्लड में से गंद निकाल के इस गंदे नाले में डाल दिया, जो कि पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज, कभी कभी गंदे नाले में कुछ अच्छी चीज़ें गिर जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो रिसाइकल हो जाए कोई चीज़ें, जैसे प्लास्टिक कैन है, कुछ है, तो भैया वो गंदे नाले में फेंकने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो अच्छी चीज़ें निकाल के ब्लड में वापस डाल लो, विच इज़ द सेकेंड स्टेप। जैसे कि ग्लूकोज वगैरह निकाल लिया, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। देन ब्लड को पता चला यार कुछ चीज़ें थी जो गंदे नाले में जाना डिजर्व करती थी, लेकिन हमने यहाँ पे फेंक नहीं पाया, तो वो अभी भी ब्लड में है, जैसे कि H पॉजिटिव आयन, जैसे कि पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो ब्लड से वो खींच के इन सेल्स ने निकाल के इसमें सिक्रीट कर दिया, गंदे नाले में सिक्रीट कर दिया। तो दिस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन में। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहां से एब्जॉर्ब किया तो वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, नहीं, ब्लड में रीएब्जॉर्ब होगा।
जो चीज़ ब्लड में जाएगी वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, जो ब्लड से खींची जाएगी, गंदे नाले में सिक्रीट की जाएगी, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है। एम आई क्लियर विद द 3 स्टेप्स? बेटा 12th का कोर्स ये चैप्टर पढ़ा के ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कराऊंगी, ठीक है? 12th का एक चैप्टर कराएंगे ताकि 12th वाले बच्चों को भी होता है। क्रिएटिन, हिप्यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स, पिगमेंट्स, ड्रग्स आर ऑल्सो ट्यूबुलर सिक्रीशंस। हाँ जी मानसी, सही कह रही हो बेटा, आप सही कह रहे हो। आप किस चीज़ के आयंस आते हैं बेटा? बता तो रही हूँ, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस। ये कहाँ से आते हैं बेटा? हमारे खाने में होते हैं ना ये सारी चीज़ें। हाँ उबैद खान, बात करेंगे बेटा, करेंगे। चलो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इनमें तो ज़्यादा डिटेल जो पढ़नी है वो कल के लेक्चर में पढ़नी है। ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाली जो डिटेल है वो कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो आज तुम्हें डिटेल में सीखना है। तुम्हारा आज का काम है, आज के उसका काम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिटेल में सीखना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, कितना प्रेशर से फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ध्यान से देखो इधर, ये तुम्हारा बोमन्स कैप्सूल है। अब मैं बहुत इनलार्ज करके बना रही हूँ और ये तुम्हारे ग्लोमेरुलस की एक कैपिलरी है। मैं सिर्फ एक कैपिलरी बनाऊंगी बिकॉज एक कैपिलरी में ही हमें समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? दिस इज बोमन्स कैप्सूल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैपिलरी है एंड कैपिलरीज आर लीकी, ठीक है, कैपिलरीज जो होती हैं वो लीकी होती है, हमें पता है, तभी कैपिलरी से सारा सामान निकलता है। आपके बॉडी में अगर ब्लड से कोई भी चीज़ बाहर निकल रही है या ब्लड में कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है तो वो हमेशा कैपिलरीज से होगी, वो कहीं और से नहीं होएगी। आर्टरीज वेन्स के पास इतनी औकात नहीं है कि वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर ले या बाहर निकाल दें। ओनली कैपिलरीज कैन डू इट। वाई? बिकॉज कैपिलरीज हैव अ वेरी थिन वॉल। कैपिलरीज की जो वॉल है वो सिंगल सेल की बनी होती है। आर्टरी और वेन्स की 3-3 लेयर्स होती है, मस्कुलर लेयर भी होती है उनके ऊपर, ठीक है, फिर उसके ऊपर बाहर एक ट्यूनिका एक्सटर्ना भी होती है। ये बेचारे सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। कौन से सेल हैं बेटा ये जो मैं बना रही हूँ? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हियर। एंड इफ आई कट इट लाइक दिस तो आपको यहाँ पे लेयर सेल मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट? दीज आर कॉल्ड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। स्क्वामस एपिथेलियम। बॉडी में जितना भी कैपिलरी है वो सब का सब स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। ये आपको नहीं पता तो आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। बॉडी में जितना भी कैपिलरी है सब का सब स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है, लेकिन यहाँ के स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो बहुत ही स्पेशल हैं। दे हैव बिग पोर्स इन देम, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा पोर्स है स्क्वामस एपिथेलियम में, ताकि बहुत सारा लिक्विड इन पोर्स से ऐसे करके बाहर आए, बोमेन्स कैप्सूल में आए। दोबारा से इसका डायग्राम बनाती हूँ ताकि साफ और ज्यादा साफ बनाती हूँ। रुको, जो यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स नहीं हैं, उनमें बड़े बड़े छेद हो रखे हैं। और तुम्हें पता है अगर किसी पाइप में तुम छेद करोगे और उस पाइप में ऑलरेडी फ्लूइड बह रहा है बहुत तेजी से, तो वो फ्लूइड बाहर आएगा, इस तरीके से निकलेगा, राइट? तो बहुत सारा लिक्विड यहाँ से छन छन के बाहर गिरने लगता है। ऑफ कोर्स ये छेद इतने बड़े नहीं होते कि इसमें से आरबीसी निकल जाए या डब्ल्यूबीसी निकल जाए या प्लेटलेट निकल जाए। छेद छोटे छोटे ही होते हैं ये। इन छेद को फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं बेटा, फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं, फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरी लेयर जो होती है जिसको ये पार करके निकलता है पानी, आपको जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ,
एपिथीलियम कभी भी सिंगल नहीं पाई जाती, चाहे एक सिंगल लेयर की भी एपिथीलियम होती है ना, उसके नीचे हमेशा एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। तो मैं तो ये साइड साइड में ही सिर्फ बना के दिखा रही हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन पूरी ऐसे कवर करेगी। जैसे मान लो ये मेरी कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, ठीक है। तो कैपिलरी के चारों तरफ ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसके बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और यार ये हर एपिथेलियम की कहानी है, यहाँ की कहानी नहीं है। कहीं पे भी तुम एपिथेलियम रखोगे, ये लोग, अरे अरे ऐसे कैसे, अच्छा एंड ऑफ स्लाइड हो गया है। कोई बात नहीं, ये देखो, कहीं पे भी तुम एपिथेलियम रखोगे, ये अरे कोई भी एपिथेलियम लेयर लगा लो, कोई भी कवरिंग लेयर लगा लो, तो बेटा कभी भी ऐसे नहीं मिलती। यहाँ पे नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है। एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ फीचर, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और कहीं पे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं मिलती, सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में मिलती है। तो जब भी सेल्स होंगे, मतलब सेल्स कभी ऐसे पड़े ही नहीं होते हैं, वो हमेशा एक ऐसे जेली जैसे मटेरियल में ऐसे चिपके होते हैं, ऐसे ऐसे गड़े होते हैं। तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स कैसे तुम इमेजिन कर सकते हो, जो लूडो वाला डाइस होता है वैसा इमेजिन करो। अब एक च्युइंगम की लेयर लगा दो और वो डाइस उस च्युइंगम की लेयर पे चिपका दो, तो बिल्कुल ऐसे सेल्स धसे होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये मान लो डाइस है, सेल है, वो च्युइंगम की लेयर है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी हमेशा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दो लेयर्स क्रॉस कर दी इस लिक्विड ने, ये जो लिक्विड है दो लेयर्स क्रॉस कर दी। पहला द एपिथेलियल लेयर फेनेस्ट्रा में से निकल गया, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर से क्रॉस करके निकल रहा है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है कि पानी को रोक लेगी, उसके अंदर से पानी बह के बाहर आ जाएगा। पानी क्या मतलब, जो भी लिक्विड और ग्लूकोज और वो है, ठीक है। थर्ड लेयर इज दीज सेल्स। Bowman's capsule is made up of, also made up of squamous epithelium. Bowman's capsule भी squamous epithelium का बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब Bowman's capsule की दो लेयर हैं। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल लेयर। ये टर्म मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जो बाहर की चीजें होती है जनरली उनको पेराइटल कहा जाता है, जो अंदर की चीजें होती है उनको जनरली विस्सीरल कहा जाता है। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड विस्सीरल लेयर। विस्सीरल लेयर के जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो हल्का सा मॉडिफाई हो जाता है। इन सेल्स को पोडोसाइट्स कह देते हैं बेटा। जैसे नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम कैसा होता है, अगर आप देखो नॉर्मल ऐसा होता है, फ्लैट सेल होता है ऐसा, दिस इज द नॉर्मल स्क्वामस सेल। लेकिन जो अंदर वाले स्क्वामस सेल्स हैं यहाँ पे, ये मॉडिफाई हो जाएंगे, दे विल फॉर्म अ सेपरेट काइंड ऑफ अ सेल लाइक दिस। इस सेल के पैर होंगे इस तरीके से। दिस सेल इज कॉल्ड पोडोसाइट। पोडो मतलब पैर, सेल मतलब साइट। और इसके जो पैर हैं, ये जो पैर हैं, इनको बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल। तो ये जो पोडोसाइट्स हैं बेटा, ये कैपिलरी को होल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी दिस इज द कैपिलरी, है ना। इसके ऊपर ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। स्क्वामस एपिथेलियम में छेद है, फेनेस्ट्रा है ना। तो यहाँ से पानी, अब इमेजिन करो मेरी बाजू में से पानी निकल रहा है, उन छेदों में से पानी निकल रहा है। लॉट ऑफ वाटर इज कमिंग आउट, राइट। नाउ दीज, ये विसीरल लेयर है नीचे ऐसे, एंड यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था स्क्वामस एपिथेलियम, इसके ऊपर ऐसे चिपकी होनी चाहिए थी Bowman's कैप्सूल की लेयर, बट नो, दे हैव फीट लाइक दिस एंड दे विल होल्ड दिस कैपिलरी लाइक दिस। दे विल होल्ड द कैपिलरी लाइक दिस, ओके। एंड जो पानी है, जैसे मेरी उंगलियों के बीच में जो जगह बच रही है ना, जैसे मान लो अब तुम इमेजिन करो, थोड़ा सा और इमेजिन करो, ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे। अब मेरी उंगलियों के बीच में जगह बच रही है ना, इनको बोलते हैं स्लिट पोर्स, ठीक है, स्लिट पोर्स। तो पानी इन स्लिट पोर्स के बीच में से निकल के Bowman's कैप्सूल में आ जाएगा। यहाँ पे जो पोडोसाइट्स हैं, नाउ इमेजिन दीज आर द पोडोसाइट्स एंड दे विल होल्ड द
कैपिलरी लाइक दिस. अब नाउ आई विल हैव टू कलर इट, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कौन क्या है. समथिंग लाइक दिस. कैन यू सी? पोडोसाइट ने अपने पैरों से उसको ऐसे पकड़ लिया. दिस इज द पोडोसाइट. एंड वो सिर्फ एक साइड से नहीं पकड़ रहा है, दूसरी साइड से पकड़ रहा है, तो उसकी फिंगर दूसरी साइड से ऐसे आके इसके ऊपर लग रही हैं ऐसे. कैन यू इमेजिन इट? समथिंग लाइक दिस. सो पोडोसाइट्स ने ऐसे पकड़ा हुआ है कैपिलरी को. नाउ अब पानी कैसे क्रॉस करेगा? सबसे पहले जो लिक्विड है वो इन पोर्स से बाहर आएगा. तो सोचो यहाँ पे पोर्स भी होंगे, यहाँ पे पोर्स होंगे. पहले तो इन पोर्स से बाहर आएगा लिक्विड, फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर इन स्लिट्स से होता हुआ नीचे आ जाएगा, ऐसे बोमेन्स कैप्सूल के स्पेस में आ जाएगा. दीज स्लिट्स आर कॉल्ड स्लिट पोर्स. And these slit pores are formed because of the grabbing of podocyte. जो पोडोसाइट कैपिलरी को ग्रैब करता है. अब यही चीज मैं तुम्हें एक बार और फिर से दिखा रही हूं, ठीक है? द सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू टीच यू अगेन. देयर आर 3 layers, ठीक है? दिस 3 layers आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिससे फिल्टर होके पानी बोमेन्स कैप्सूल में आता है. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में पहला है स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको एंडोथेलियम भी कहते हैं. जो स्क्वामस एपिथेलियम से कैपिलरी बनता है उसको एंडोथेलियम कहते हैं. एंडोथेलियम, और उसमें पोर्स होंगे कौन से? फेनेस्ट्रा. फेनेस्ट्रा. दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा स्लिट पोर्स होंगे पोडोसाइट्स में. पहला, दूजा, तीजा, इन तीनों को मिला के हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनेगी. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसी दिखेगी? ये मेरी कैपिलरी है, ये मेरे सेल्स हैं. सेल्स में मुझे पोर्स नजर आएंगे ऐसे फेनेस्ट्रा, जिनमें से लिक्विड बाहर आएगा. आप सोचो ना, ये एक ट्यूब है, ट्यूब पूरी सेल्स से बनी हुई है, सेल्स में छेद हैं, तो लिक्विड बाहर आएगा ना. लिक्विड बाहर आया, लेकिन लिक्विड को उसी टाइम एक कवर मिला. क्या कवर मिला? बेसमेंट मेम्ब्रेन का. उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी चीरते हुए पानी बाहर, और अंत में यहाँ पे मुझे सेल्स मिले जिन्होंने ऐसे होल्ड किया हुआ है. दे आर होल्डिंग the capillary like this, and the water first it comes out of the pores. पहले फेनेस्ट्रा से बाहर आया, फिर स्लिट पोर से बाहर आता हुआ नीचे. Am I clear? हाँ जी, हाँ जी. पोडोसाइट सिर्फ किडनी में मिलता है बेटा, सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल में मिलता है, और उसकी अंदर वाली लेयर में मिलता है. अंजलि शर्मा, निर्विका बेटू, क्या कहते हैं, अभी आज मेरी अनअकैडमी की टीम से मीटिंग है, तो वो मुझे आज बताएंगे कब से कोर्स लॉन्च कर सकती हूँ मैं, कब से मुझे परमिशन मिलेगी, उसी टाइम से मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगी. ठीक है अंजलि? कितने पोडोसाइट्स बेटा? ये नहीं पता, ये नहीं पता बेटा कितने पोडोसाइट्स. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन नहीं समझ में आया? नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में होल नहीं है बेटा. बेसमेंट मेम्ब्रेन में से ऐसे ही क्रॉस कर जाता है, जैसे कि डॉक्टर राठौड़ पूछ रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में से कैसे क्रॉस करता है लिक्विड. यार बेसमेंट मेम्ब्रेन तुम ऐसा लगा लो जैसे टिश्यू पेपर होता है. टिश्यू पेपर में से पानी क्रॉस कर जाता है ना. टिश्यू पेपर में छेद नहीं होते, लेकिन फिर भी क्रॉस कर जाता है.
ठीक है, तो इन 3 चीजों से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो यहां पे आ जाता है। ठीक है जी। अब देखो, फिल्ट्रेशन 2 प्रकार की होती है, एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन होती है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन तुम समझते हो, कोई भी चीज़ तुम पानी फिल्टर करते हो। अब जैसे मैं थोड़ा पानी रख दूं, उसके नीचे मैं रेत रख दूं, तो रेत में से धीरे धीरे पानी फिल्टर होके आएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो गई। अब मैं उस पानी पे थोड़ा प्रेशर लगा दूं ऊपर से, तो वो जोर से फिल्टर होगा, फास्ट फिल्टर होगा। तो बेटा जो प्रेशर में फिल्ट्रेशन होती है ना, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लिख लो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, यहां पे तुम्हें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिल रही है। क्यों देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि बेटा इसके अंदर ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अच्छा खासा ब्लड का प्रेशर है, वो धक्के मार रहा है बाहर फिल्टर होने के लिए, है ना। तो बेटा यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मिलेगी। ये तुम्हें एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, द फिल्ट्रेशन इन द किडनीज इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसको मार्क कर लेना, उसका मीनिंग साइड में लिख लेना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज सिंपली फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। देन हाउ मच प्रेशर, हाउ मच प्रेशर, कितने प्रेशर में ये फिल्टर होती है। तो बेटा ये आपको याद करना है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है। ये कैसे आएगा मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर माने नेट मतलब टोटल, फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब फिल्टर का प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना है जिसकी वजह से यहां से लिक्विड बाहर बह रहा है, उसे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहेंगे। वो हमेशा 10 mmHg होता है। mmHg इज जस्ट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। 10 mmHg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है। ये भी तुम्हें याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं सब रीकैप कर दूंगी, एक बार सुन लो, सब रीकैप कर दूंगी। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mmHg। अब ये 10 mmHg कैसे आया, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्या ब्लड का प्रेशर यहाँ पे 10 mmHg होता है जिसकी वजह से बाहर निकल रहा है? 10 mmHg कैसे आया? मोस्ट प्रोबेबली तो ब्लड का ही प्रेशर होना चाहिए ना, उसी की वजह से तो बाहर आ रहा है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तुम लोगों को पता चल गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तुम लोगों को पता चल गया है, और तुम लोगों को पता चल गया है क्या, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स। आज के टॉपिक में इतना पता चल गया। तुम एनसीईआरटी का पेज नंबर बता रही हूं, ये पढ़ के आओगे तुम लोग बेटा। एनसीईआरटी का पेज नंबर बता रही हूं, ये पढ़ के आना है। देखो 290 हो गया पूरा, नहीं 290 वाला तो मैंने नहीं पढ़ा है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाओ। 291 पढ़ना है, 292 पढ़ना है, 293 पढ़ लेना है अब, और 294 पढ़ लेना है। 294 तक पढ़ लेना है, ठीक है ना, हो जाएगा। इस चैप्टर में कितना तुम्हें समय लग जाएगा? एक क्लास वहाँ लग जाएगी, एक क्लास वहाँ लग जाएगी, 3-4 क्लासें और लगेंगी इस चैप्टर में, लेकिन ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगी। अगर आप प्लस के बच्चे नहीं भी हो तो भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगी इस चैप्टर की। मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी आपको असाइनमेंट, आपको वो असाइनमेंट करनी है, फिर थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद उसके आंसर्स दे दूंगी मैं, ठीक है। डाउट सेशन अभी यूट्यूब के बच्चों के लिए रखने का मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है। मैं देखती हूँ कैसे तुम लोगों के लिए डाउट सेशंस अरेंज हो सकते हैं, और प्लस के बच्चों के लिए भी अलग से डाउट सेशंस कैसे लग सकते हैं, ये मैं अरेंज करती हूँ। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे आप, ऋतु रतेवाल, ऋतु रतेवाल के नाम से कुछ 50,000 बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लोगे आप। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरी हेल्पलाइन है 9877426811। इस पे मैं
मैं नहीं मिलूंगी बेटा, मेरी टीम मिलेगी। और अभी इस पर मत कॉल करना, अभी मेरी टीम अरेंज हो रही है, बट ये नंबर नोट डाउन कर लो, फ्यूचर में तुम इसमें हफ्ते बाद अराउंड कॉल कर लेना, उससे पहले मत कॉल करना, ठीक है। चलो, आई विल सी यू। एक्चुअली क्या है कि मेरे पीपीटी के पेजेस भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं ना अनकंफर्टेबल सी हो जाती हूँ पीपीटी में और पेजेस ऐड करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ाती हूँ। और 2021 वाले जो बच्चे हैं, मैं कुछ वन शॉट तुम लोगों का तैयार कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा समय दो मुझे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास, थैंक यू। आई विल सी यू टुमारो एट 10 AM। बाय बाय।